करते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले मैं आपको हिंदी व्याकरण में शामिल सारे सब्जेक्ट बैठ के वीडियो में पूरा सिलेबस है, जिससे आप व्याकरण है और शुद्ध लिखने और बोलने में पूरा सहायता करेगा, पूरी सहायता। चलिए पहले हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या है? तो हिंदी व्याकरण एक ऐसा हिंदी शास्त्र है जिसमें हिंदी के स्वरूप को चार खंड जो है उसमें विभाजित किया गया है। यह व्याकरण हिंदी लैंग्वेज को बोलने और लिखने के नियमों रूल्स का बोध करने वाला शास्त्र है। ठीक है। हिंदी व्याकरण का महत्व। यदि आप शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना चाहते हैं तो आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है, आपको व्याकरण के रूल्स का पालन करना होता है। ठीक है। व्याकरण को हम एक ऐसी भी शिक्षा कह सकते हैं जो हिंदी भाषा को शुद्ध करने का काम करती है। व्याकरण ग्रामर को हम एक ऐसी भी एजुकेशन कह सकते हैं जो हिंदी लैंग्वेज को शुद्ध करने का वर्क करती है। व्याकरण विद्यार्थियों को कौशल बनाती है, ग्रामर जो है वो स्टूडेंट्स को कौशल बनाती है। व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति आचार्य पी नालनी द्वारा की गई और इसका केंद्र बिंदु प्रणीत अष्टाध्यायी को माना गया है। इसकी उत्पत्ति जो है वो आचार्य पाणिनि द्वारा की गई और इसका जो सेंट्रल बिंदु प्रणीत अष्टाध्यायी को माना गया है। ठीक है। पाणिनि जी ने अपने ग्रंथों में करीब 4000 सूत्र की रचना भाषा के नियम को व्यवस्थित किया है। पाणिनि जी ने अपने ग्रंथों में करीब 4000 सूत्र की रचना लैंग्वेज को रूल्स को व्यवस्थित किया है। ठीक है। इसमें वर्ड्स के साथ कई वाक्यों की रचना भी आरंभ हुई है। ठीक है। हिंदी व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों और अन्य लोगों के नियम समझना हिंदी व्याकरण पहला उद्देश्य होता है ताकि वह इसमें समर्थ बन सके। स्टूडेंट्स और अन्य लोगों को हिंदी ग्रामर के रूल्स समझना हिंदी ग्रामर पहला उद्देश्य होता है ताकि वह इसमें समर्थ बन सके। ठीक है। व्याकरण वाक्यों को जोड़ते हैं और शब्द बनाते हैं, ग्रामर वाक्यों को जोड़ते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए लर्निंग हिंदी वर्णमाला यहाँ पे आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने चलते हैं। तो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है? सबसे पहले संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरे और संज्ञा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कौन सा हमें जो भी मिल जाए। प्रयत्न मुहावरे हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे मुहावरे हैं और उसके बाद हम लोग और सभी संज्ञा है। मुहावरे संज्ञा फ्रेंड्स, मुहावरे संज्ञा और अभी और है फ्रेंड्स मुहावरे संज्ञा और हमारा कौन सा था? संधि, समास उसके बाद पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अंत में संधि, समास, संज्ञा, पर्यायवाची भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड इतना सारा आप लोग देख सकते हो कि संधि, समास, संज्ञा, पर्यायवाची और मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड संधि, समास, संज्ञा, पर्यायवाची, मुहावरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहले कौन सा हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों को संधि, समास, संज्ञा, पर्यायवाची और मुहावरे में सबसे पहले हम लोग मुहावरे पढ़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ भी मैं मुहावरों के बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के शब्द मुहावर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग अक्सर भाषा को सरल तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से हिंदी भाषा सुंदर तथा बनती है। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं किया था, यहाँ करता हूँ सॉरी फ्रेंड्स, जिससे हिंदी भाषा को समझने में सरलता आती है। मुहावरा वर्ड अरबी लैंग्वेज के वर्ड मुहावर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक होता है अभ्यास, रिहर्सल। हिंदी लैंग्वेज में मुहावरों का प्रयोग अक्सर लैंग्वेज को सरल तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। मुहावरे के प्रयोग से हिंदी लैंग्वेज सुंदर तथा संस्कृत बनती है, जिससे हिंदी लैंग्वेज को समझने में सरलता आती है। ठीक है।
अलग अलग भाषा में मुहावरे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका कार्य हमेशा एक ही रहता है। अलग अलग लैंग्वेज में मुहावरे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका वर्ड हमेशा एक ही रहता है। देखिए, जब भी किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो उस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि इसका विशेष अर्थ लिया जाता है। विशेष अर्थ लिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ उनके विशेष अर्थ से बहुत अलग होता है। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है किसी के सर पर पत्थर पड़ना या रखना। इस प्रकार इसके शाब्दिक अर्थ का किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इस मुहावरे के विशेष अर्थ को लिया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब देखिए, जब भी किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो उस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि इसका विशेष अर्थ लिया जाता है। इसका जो मेन वजह रहता है ये है कि मुहावरे का मेन कारण रहता है ये है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ उनके विशेष अर्थ से बहुत अलग होता है। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है कि किसी के सर पर पत्थर पड़ना या रखना। इस प्रकार इसके शाब्दिक अर्थ का किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इस मुहावरे के विशेष अर्थ को लिया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रत्येक मुहावरे का सिर्फ विशेष अर्थ ही लिया जाता है। हर एक मुहावरे का सिर्फ विशेष अर्थ ही लिया जाता है। सो फ्रेंड, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग मुहावरे थोड़े से, मैंने आपको एक ही मुहावरे बताएंगे, बाकी आप लोग मुहावरे मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। और हाँ फ्रेंड, पहले जो भी मेरे 40 व्यूअर्स के पहले जो इसका रिप्लाई देंगे उनको 40 आदमियों को जवाब मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ। सो फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो संज्ञा का देखिए, संज्ञा के सबसे पहले हम लोग संज्ञा के किसे कहते हैं जान लेते हैं। संख्या सबसे पहले हम लोग संख्या कितने प्रकार की होती है इसके भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, भेद के बारे में। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध करवाने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जैसे शब्द के उदाहरण निम्नलिखित है। व्यक्ति, जब किसी वाक्य को व्यक्ति विशेष के नाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वहां सूरज बस का इंतजार कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। राम और श्याम हम चचेरे भाई हैं। राम और श्याम चचेरे भाई हैं। गलती से श्याम बोल दिया फ्रेंड, सॉरी। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला आदि। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, लोकेशन अथवा वस्तु के नाम का बोध करवाने वाले वर्ड को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जैसे वर्ड्स के एग्जाम्पल्स निम्नलिखित हैं। व्यक्ति, जब किसी वाक्य में व्यक्ति विशेष के नाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वहां सूरज बस का इंतजार कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी है। राम और श्याम चचेरे ब्रदर हैं। सचिन तेंदुलकर को इंडिया रत्न मिला आदि। ठीक है, देखिए ऊपर लिखी गई पंक्तियों में सूरज, नरेंद्र मोदी, राम, श्याम और सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्ति शब्द के नाम के कुछ उदाहरण है। जो ऊपर सब था पंक्तियां, उसमें जो था सूरज, नरेंद्र मोदी, राम, श्याम और सचिन तेंदुलकर, वो सब प्रॉपर नाउन के व्यक्ति वर्ड के नाम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सब है उदाहरण है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। ये देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा क्या है हमारा। जातिवाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमारा कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन, जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी शब्द के प्रयोग से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, पक्षी, नदी, पहाड़ आदि। जो है कॉमन नाउन है। जब किसी वाक्य या पंक्ति में किसी वर्ड के प्रयोग से किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो जाए तो उसे
प्रॉपर नहीं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे लड़की, पक्षी, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है, बुढ़ा, अध्यापक, शहर, गांव, पहाड़, दरवाजा, मोटरसाइकिल, जानवर, पक्षी आदि शब्द किसी एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। देखिए फ्रेंड, बुढ़ा, टीचर, सिटी, विलेज, माउंटेन, ठीक है, उसके बाद डोर, बाइक, एनिमल्स, बर्ड्स आदि वर्ड किसी एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु अथवा लोकेशन का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। अब आता है बड़ा भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख सकते हैं आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब किसी शब्द के प्रयोग से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, स्वभाव या अवस्था का बोध हो तो उसे भावनात्मक संज्ञा का नाम दिया जाता है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब किसी वर्ड के प्रयोग से किसी प्राणी, लोकेशन, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, स्वभाव या अवस्था का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम दिया जाता है। ठीक है, निरंतरता, खटास, जवानी, अमीरी, गरीबी, दुख सुख, उताराई चढ़ाई, डरपोक, साहसी आदि शब्द किसी प्राणी के भाव, गुण तथा क्रिया का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। निरंतरता, खटास, जवानी, अमीरी, गरीबी, दुख सुख, उतराई चढ़ाई, डरपोक, साहसी आदि वर्ड किसी प्राणी के भाव, गुण तथा क्रिया का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अवयव आदि शब्द मिलकर भावनात्मक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। भावनात्मक संज्ञा का निर्माण करते समय शब्दों के अंत में हमेशा पन, तव, ता आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। कॉमन नाउन, विशेषण, वर्ब यानी कि एडवर्ब, वर्ब, प्रोनाउन और अवयव आदि वर्ड मिलकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते समय वर्ड्स के अंत में हमेशा पन, तव, ता आदि वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये हो गई हमारी बात। अब हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आ जाता है यानी कि हम लोगों का जो कलेक्टिव नाउन है वो आ जाता है। इसके बाद हम लोग का आखिरी नाउन होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। हम लोग अभी कलेक्टिव गलती से बोले फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जब किसी शब्द से वस्तुओं के समुदाय का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया जाता है, जैसे छात्रों का समूह, सभा, बैठक, वस्तुओं का समूह, गुच्छा आदि। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा देखिए समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। कलेक्टिव नाउन देखिए, जब किसी वर्ड से वस्तुओं के समुदाय का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन का नाम दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स का समूह, असेंबली, बैठक, वस्तुओं का समूह, गुच्छा आदि। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये सब आपके हैं। अब आता है बड़ा 5 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जब किसी शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ को नहीं गलती से बोलते फ्रेंड्स, पदार्थ का बोध किया जाए तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे सोना, लोहा, चीनी आदि। जब किसी वर्ड से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध किया जाए तो उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है, जैसे गोल्ड, लोहा, सुगर आदि। ठीक है, साधारण वर्ड्स में जिस नाउन से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध किया जाए उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब वाला यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि अब हम लोग का ये जो है यहाँ पे हो चुका है। देखिए
तो देखिए सबसे अभी मैं बता देता हूँ संज्ञा का अर्थ, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण बता दे रहा हूँ और उसके बाद आपकी हो जाएगी। जब संज्ञा का अर्थ, जब कोई शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध करवाए तो उसे नाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे परिभाषा वाला ये 3 चीजें हो गई। अब है जैसे संज्ञा में प्राणियों का अर्थ तोता, छिपकली, गाय, राकेश, सुमन आदि। जैसे नाउन में प्राणियों का अर्थ तोता, पैरोट, लिजार्ड, काऊ, राकेश, सुमन आदि हो जाएगा, ठीक है। हमारा उदाहरण हो गया, परिभाषा हो गया, भेद हो गया, किसी का। फ्रेंड हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड सो अब हम लोग बात करेंगे समास किसे कहते हैं, समास के भेद, परिभाषा और उदाहरण। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संपीकरण। समास वर्ड का शाब्दिक अर्थ है संपीकरण, ठीक है। इसे दूसरे रूप में संपेक्ष शब्दीकरण भी कह सकते हैं। इसे दूसरे रूप में संपेक्ष शब्दीकरण भी कह सकते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है इसको संरक्षित करने की कोई व्याकरणीय प्रक्रिया है, ठीक है, व्याकरणीय प्रक्रिया है, ठीक है, व्याकरणीय प्रक्रिया है। समास किसे कहते हैं, आप पहले बार हम लोग बात करेंगे समास किसे कहते हैं, ठीक है, समास किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से किसी एक नए और सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के संयोग से किसी एक नए और सार्थक वर्ड की रचना की जाती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। समास के द्वारा कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। समास के द्वारा कम से कम वर्ड से अधिक अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। समास के संयोग से प्रमुख वर्ड रह जाते हैं और सहायक वर्ड्स का लोप हो जाता है, जिससे एक नवीन वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, देश के लिए भक्ति, कंट्री के लिए भक्ति, तो कंट्री भक्ति। गिरी को धारण करने वाला यानी कि गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला यानी कि गिरिधर। कर्म से वीर यानी कि कर्मवीर, ठीक है, कर्मवीर। तो अभी हमने उदाहरण की बात कर ली और समास किसे कहते हैं, समास के भेद और परिभाषा की बात कर ली है। तो हमने परिभाषा की भी बात कर ही ली है, तो अब हम लोग सिर्फ भेद की बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए समास के सिर्फ हम लोग देखते हैं समास के कौन कौन से प्रकार भेद होते हैं, यानी कि हम लोग अब भेद की बात करेंगे। समास के मुख्य 6 भेद हैं। समास के मुख्य 6 भेद है, ठीक है। सबसे पहला है तत्पुरुष समास, ठीक है। जिस समास में अंतिम शब्द उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अंतिम वर्ड उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें प्राय प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। इसमें प्राय फर्स्ट पद एवं द्वितीय पद विशेष्य होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा कर्मधारय समास। जिस समास में सभी शब्दों का भाव समान रूप से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में सभी वर्ड्स का भाव समान रूप से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी पदों का, चाहे वो विशेषण हो या विषय, सभी की प्रधानता होती है। इसमें सभी पदों का, चाहे वो वर्ब हो या विशेष, सभी की प्रधानता होती है, ठीक है। सामान्यतः इन शब्दों के लिंग और वचन भी समान होते हैं। सामान्यतः इन वर्ड्स के लिंग और वचन भी समान होते हैं, ठीक है। जेंडर और नंबर भी समान, नंबर्स भी समान होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे 3 नंबर द्विगु समास। जिस सामासिक पद का पहला शब्द पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का पहला वर्ड पूर्व पद सामासिक अड़वर हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व में ईस्ट पद, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 4 बहुव्रीहि समास।
समास के वे संयोग जिसमें रचित शब्द का कोई भी पद प्रधानता नहीं रखता है उन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यानी समास के वे संयोग जिसमें रचित वर्ण का कोई भी पद प्रधानता नहीं रखता है उन्हें बहुव्रीहि समास कहा जाता है। 5 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों ही पद हमेशा प्रधानता व्यक्त करते हैं। ऐसे सामासिक वर्ड्स का यदि समास विग्रह किया जाए तो सहायकों पद के रूप में और या एवं जैसे वर्ड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट है अव्ययी भाव समास। जब समास में पूर्व पद की प्रधानता प्रकट हो लेकिन दूसरे पद सामान्यतः अव्यय होते हैं तो इसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। हम लोग एक पता नहीं, ये देखिए 7 नंबर आ चुका है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिए और बाकी ये दूसरा है इस आप लोग नहीं, ये आ चुका है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, तो ये भी हो गया हमारा, देख सकते हो गाइज, क्योंकि यहाँ पे 6 भेद होते हैं मुख्यत, 7वां भेद 6 भेद मुख्यत होते हैं, तो मैंने मुख्यत भेद बता दिए। लास्ट वाला भेद आप लोग देख लेना, वो मुख्यत नहीं होते। ठीक है, तो हमने समास किसे कहते हैं, समास का परिभाषा, उदाहरण और समास के भेद जान लिया। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पेडागोजी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हिंदी का कंप्लीट हो गया, हिंदी का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पेडागोजी की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी जो हमारा होने वाला ये है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, यानी कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन हमारा है हिंदी पेडागोजी में टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा लैंग्वेज, भाषा यानी कि लैंग्वेज हमारा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखे छोड़ दे, सॉरी फ्रेंड्स। लैंग्वेज वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने हमारा विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। लैंग्वेज मुख से उच्चारित होने वाले वर्ड्स और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः लैंग्वेज को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। लैंग्वेज अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे अभ्यंतर के निर्माण, डेवलपमेंट, हमारे अस्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। लैंग्वेज के बिना मनुष्य सर्वथा ह्यूमन सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास अपने हिस्ट्री तथा परंपरा से विच्छेदित है। प्राय लैंग्वेज को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। लैंग्वेज और लिपि भाव व्यक्तीकरण के 2 अभिन्न पहलू हैं। एक लैंग्वेज कई लिपियों में लिखी जा सकती है और 2 या अधिक लैंग्वेज की एक ही लिपि हो सकती है। उदाहरणार्थ पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, भाषा अधिगम। अब हम लोग भाषा अधिगम, लैंग्वेज अधिगम के बारे में बात करेंगे। अब वहाँ पे जो है हमारा ये है लैंग्वेज अधिगम और लैंग्वेज अर्जन, और ये था हमारा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज अधिगम हमारा ये है लैंग्वेज अधिगम का मतलब यानी कि हमारा लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है हमारा, ये हमारा लैंग्वेज लर्निंग, और ऊपर लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज अर्जन था, ये हमारा लैंग्वेज था। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग ये हमारा हो जाएगा लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम, लर्निंग का तात्पर्य होता है सीखना, लर्निंग का तात्पर्य होता है सीखना। फ्रेंड, मैंने कोई याद, अभी मैंने आपको बस ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा था, बोल दिया फ्रेंड। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार के लर्निंग की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। लैंग्वेज के संदर्भ में यह बात लागू होती है, किंतु जहाँ अन्य प्रकार के नॉलेज के लर्निंग अनायास भी संभव है, वहीं लैंग्वेज का लर्निंग स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीखे सकने वाली वातावरणजन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसलिए लैंग्वेज को अर्जित संपत्ति कहा गया है। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करते हैं, छूने के बाद की अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। ठीक है,
लर्निंग की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा ग्रोथ एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग को लेकर मनोवैज्ञानिकों के मत एक दूसरे से भिन्न है। पावलोव और स्किनर के अनुसार लैंग्वेज की क्षमता का डेवलपमेंट कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रट्टे जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में लैंग्वेज सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा लैंग्वेज मानव ब्रेन में पहले से विद्यमान होती है। ठीक है। पियाजे के अनुसार लैंग्वेज परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। वायोगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज लर्निंग में बालक का सामाजिक परिवेश एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बच्चे की लैंग्वेज समाज के कांटेक्ट में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, वो भाषा अर्जन नहीं था, लाइक मेरे को याद था, वही तुम्हें बताया नहीं फ्रेंड्स, बट वो भाषा अर्जन नहीं था, लैंग्वेज अर्जन नहीं था, वो सिर्फ लैंग्वेज था फ्रेंड्स। ओके, लिखा भी था बट मैंने थोड़े से ही बोला था फ्रेंड्स। मैं इसको देख के मैंने ऐसे ही आपको उसमें नहीं बताया था, अभी बता दिया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज अर्जन की ओर। लैंग्वेज अर्जन हमारा ये यहाँ पे है, लैंग्वेज अर्जन। ठीक है। लैंग्वेज अर्जन, लैंग्वेज एक्वेशन। मैं उस समय आपको नहीं बता रहा था कि आपको, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मेरे को पता था बट मैं आपको नहीं बता रहा था उस समय, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला था। तो वहाँ पे भी होगा लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्वेशन, और वहाँ पे लैंग्वेज, उसके बाद वाले का आपको पता है अभी हुआ, और ये वाला लैंग्वेज अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्वेशन आपको मैं आधा बता दूँ फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्वेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ह्यूमन लैंग्वेज को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए वर्ड्स एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार लैंग्वेज एक्वेशन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह लैंग्वेज की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। लैंग्वेज एक्वेशन की विधियां। अनुकरण पहला है, विधियां में अनुकरण पहला है। बालक जब भी लैंग्वेज के नए रूल्स या ग्रामर के रूल्स सुनता है, वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन रूल्स को आत्मसात कर अपने लैंग्वेज प्रयोग में लाने लगता है, अभ्यास रिहर्सल। लैंग्वेज के नए रूल्स और रूपों का स्टूडेंट बार बार रिहर्सल करते हैं, जिससे रूल्स उनके लैंग्वेज प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। पुनरावृत्ति। बालक लैंग्वेज के जिन रूल्स या रूपों को बार बार सुनता है, वही रूल उसे याद हो जाते हैं और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। ठीक है। लैंग्वेज एक्वेशन तथा लैंग्वेज एक्वेशन नहीं था, मैंने देखा नहीं था फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, वेरी वेरी सॉरी। लैंग्वेज लर्निंग तथा एक्वेशन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। परिवेश, सीखने की इच्छा शक्ति, सिखाई जाने वाली लैंग्वेज का स्टूडेंट के जीवन से रिलेटेड। ठीक है, जीवन से रिलेटेड। स्टूडेंट की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, शिक्षण विधि तथा टीचर का व्यवहार। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्वेशन में अंतर। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। और लैंग्वेज एक्वेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। ठीक है। अब दूसरा, लैंग्वेज लर्निंग के लिए रूल और व्याकरण की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं लैंग्वेज एक्वेशन का। लैंग्वेज एक्वेशन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर लैंग्वेज लर्निंग का। लैंग्वेज लर्निंग के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है। लैंग्वेज एक्वेशन का। लैंग्वेज एक्वेशन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। ठीक है। कहते हैं
सीख जाते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज लर्निंग का, लैंग्वेज लर्निंग में बुक और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है लैंग्वेज एक्वेशन। लैंग्वेज एक्वेशन में बुक और ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती है, नहीं है, गलती से बोल दिया, नहीं पड़ती। ठीक है, ये होगा। सो अब देखिए, ये आप वीडियो देखिए इसका, यहाँ पे है ये सब। मैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ पे दे दूँ फ्रेंड, कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप सभी को बाद में मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म है, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन अभी आपको करा के, हिंदी के क्वेश्चन करा के खत्म करता हूँ। सो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। पहला हमारा क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का कि लैंग्वेज सीखने और लैंग्वेज अर्जित करने में मुख्य मेन अंतर का आधार है लैंग्वेज वन हिंदी आधार है। ऑप्शंस में देखिए, ए भाषा आकलन, बी संरक्षता, सी पाठ्य सामग्री और डी भाषा परिवेश। तो हमारा सही होगा यहाँ पे डी, यानी कि लैंग्वेज परिवेश में। लैंग्वेज आकलन, संरक्षता, पाठ्य सामग्री छोड़कर का हमारा सही होगा डी, यानी कि लैंग्वेज परिवेश। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाँ, लैंग्वेज एक्वेशन और लैंग्वेज लर्निंग में मेन अंतर। ऑप्शंस, ए लैंग्वेज लेखन के रिहर्सल का, बी पाठ्य के रिहर्सल करने का, सी स्वाभाविकता का और डी लैंग्वेज के रूल्स को स्मरण करने का, यानी रूल्स को स्मरण करने का, याद करने का। ठीक है, तो हमारा सही होगा यहाँ पे सी नंबर, यानी कि स्वाभाविकता का। फ्रेंड्स, ये बड़ा सही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है, भाषा सीखने यहाँ पे लैंग्वेज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन, ए लैंग्वेज का आकलन, बी लैंग्वेज शिक्षण की पद्धति, सी लैंग्वेज का परिवेश और डी लैंग्वेज की पाठ्य बुक। सही होगा मेरा डी लैंग्वेज की पाठ्य बुक। ठीक है, आगे का भी हमारे 17 क्वेश्चन और हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ मैं भी। देख सकते हैं हम लोग एग्जाम के हिंदी पेडागोजी के पूर्ण प्रश्न, ये हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 4th नंबर है हमारा, चौथा है ये। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, ए अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन और डी तर्क संगत कथन। तो हमारा ए नंबर सही होगा, यानी कि औपचारिक कथन फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने आ गया है, ये हमारा जो है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ग्रामर शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ए बच्चे रूल्स को कंसल्ट कर लेते हैं, बी बच्चे एग्जाम्पल्स से रूल्स की ओर जाते हैं, सी बच्चे रूल्स से एग्जाम्पल्स की ओर जाते हैं, डी बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो बी सही होगा, यानी कि बच्चे एग्जाम्पल्स से रूल्स की ओर जाते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, ये हमारा 6th क्वेश्चन है। बच्चों में लैंग्वेज प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है, ए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी उन्हें कविताएं स्मरण हो, सी उन्हें मुहावरे स्मरण हो, डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो ये सही है, यानी कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ये रहा 7वां है। मोना अक्सर लिखते समय वर्ड्स के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे प्रति को पति, अभिनव को अनवल लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि ए उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, बी उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, सी उसके विचारों में स्पष्टता न हो, डी उसे मात्राओं का नॉलेज न हो। ठीक है, लेकिन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि उसके विचारों में स्पष्टता न हो। ठीक है,
हमारा 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, अपनी क्लास में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, भिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ऑल बच्चों से ऑल भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, डी, भिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा है, डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसमें हमारा डी सही होगा, यानी कि भिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। हमारा 9वां क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है ये हमारा, हिंदी साहित्य के हिस्ट्री के रिलेटेड में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ए, गार्शा दत्तासी, बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी, सुनीति कुमार और डी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हमारा बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को ही मिल जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सतीश 7वीं क्लास का स्टूडेंट है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई लैंग्वेज का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है? ए, उसकी लिखित लैंग्वेज पर पकड़ नहीं है, बी, उस पर विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सी, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, डी, उसकी मौखिक लैंग्वेज बेहद कमजोर है। तो इसमें डी सही है, उसकी मौखिक लैंग्वेज बेहद कमजोर है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे, 11वां क्वेश्चन है ये हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी लैंग्वेज शिक्षण का एक सर्वाधिक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। ए, बच्चों में कहानियों को शब्दार्थ दोहराने की क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है, क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना। यहाँ पे 11वां का है हमारा, क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना। बी, बच्चों को ग्रामर के रूल्स को कंठस्थ करवाना। सी, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए एग्जाम्पल्स का रिहर्सल करवाना। डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना। तो सही होगा हमारा डी, यानी कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये 12वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है? ए, भाषाई प्रयोग के अवसर, बी, इकाई परीक्षण, सी, लैंग्वेज में आकलन, डी, पाठ्य बुक। सही होगा ना हमारा सी, यानी कि लैंग्वेज में आकलन, ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे, ये हमारा 13वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज टीचर में होना आवश्यक नहीं है। ए, ग्रामर का नॉलेज, बी, सुंदर लेख, सी, सब्जेक्ट और मूल्यांकन विधियों का नॉलेज, सी, रसायनों का नॉलेज होना। सही होगा ना हमारा डी, यानी रसायनों का नॉलेज होना, ठीक है, रसायन केमिकल नॉलेज होना। 14वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा 14वां क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है? एक, चित्र दिखाकर, बी, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, सी, मॉडल दिखाकर, डी, उपयुक्त सभी। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है, इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाए, मॉडल दिखाइए, सब दिखाकर होगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, देख सकते हो गाइस, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा? ए, जिसे स्टूडेंट सरलता से समझ सके, बी, जो कविताएं स्टूडेंट्स की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, ठीक है, ये हमारा 15वां है, बढ़ाने वाली हो। सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से रिलेटेड हो, डी, इनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो इसमें हमारा सी सही है, यानी कि जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से रिलेटेड हो, ठीक है। हमारा 16वां क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ये हमारा 16वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिखाने का सही क्रम है? ए, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सी, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, ठीक है, लिखना, डी, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, सीखना। तो हमारा बी सही है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है।
अब हमारा 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ गया है। ये जो है ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, 8वीं क्लास के बच्चों के लैंग्वेज आकलन के लिए आप किसे सबसे कम इम्पोर्टेंट मानते हैं? ए, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, बी साहित्य समारोह का आयोजन करना, सी लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, डी किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, किसी सब्जेक्ट में विचार प्रकट करना, सी लिखित एग्जाम्स का आयोजन करना। तो हमारा यहाँ पे जो सही होने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि साहित्य समारोह का आयोजन करना है। अगर एक क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए तो सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। 18वां क्वेश्चन हमारा ये है। 18वां क्वेश्चन हमारा है ये, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक टीचर के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ, एक टीचर के आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात कर दे के भरपूर अवसर देंगे, बी, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। सी, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, डी, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो हमारा ए सही होगा, यानी प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। ठीक है, 19वां क्वेश्चन हमारा है ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। लैंग्वेज शिक्षण के अंतर्गत वर्तनीय रिलेटेड त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन रिहर्सल करवाकर, बी, त्रुटियों का प्रकार गिराकर, सी, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, डी, त्रुटियों की उपेक्षा। हमारा ए सही, यानी कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन रिहर्सल करवाकर। ठीक है, ये हमारा एकदम सही है फ्रेंड्स, 19वां। अब हमारा आता है 20वां और आखिरी क्वेश्चन। 20वां और आखिरी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है। 20वां और आखिरी क्वेश्चन ये है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ब्लैंक की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। ए, टीचर के शास्त्रीय नॉलेज, बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सी, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, और डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय नॉलेज। तो बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। उच्च प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। फ्रेंड, अब हम लोग हिंदी का देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा आज का। है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जा चुके हिंदी लैंग्वेज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी लैंग्वेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट 2022 के लिए। ठीक है, हिंदी की लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर हिंदी भाषा का पिछले ईयर का प्रीवियस, ठीक है, ईयर का क्वेश्चन सवाल सीटेट। प्रश्न है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? ए, कवि और कविता बोध, बी, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, सी, साहित्य बोध और छंद बोध, डी, भाषा बोध और साहित्य बोध। तो हमारा सही होगा डी, यानी कि लैंग्वेज बोध और साहित्य बोध। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है हम लोगों का, ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। पाठ्य चर्चा, सहगामी क्रियाएं जैसे गीते, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि ये ब्लैंक में सहायक है। ए, भाषा और साहित्य को समझने में, बी, अधिक अंक प्राप्ति करने में, सी, समय और श्रम की बचत करने में, डी, किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। तो हमारा सही होगा ए, यानी कि लैंग्वेज और साहित्य को समझने में, लैंग्वेज और साहित्य को समझने में। पाठ्यचर्या और सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि ये भाषा और साहित्य जो है भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। ठीक है, लैंग्वेज और साहित्य को समझने में सहायक है। तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था प्रश्न नंबर 2। अब आ रहा है हमारा प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन। प्रश्न नंबर 3, गद्य शिक्षण उद्देश्यों कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? ए, वर्ड भंडार का डिप्लॉयमेंट, बी, कल्पनाशीलता का डिप्लॉयमेंट, सी, सृजनात्मकता का डिप्लॉयमेंट, डी, लैंग्वेज के लिखित रूप से इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा सही होगा डी, यानी कि लैंग्वेज के लिखित रूप से इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है ए रंगमंच प्रणाली, बी कक्षा भिन्न प्रणाली, सी अर्थबोध प्रणाली और डी व्याख्या प्रणाली। तो ये हमारा बी सही है, यानी कि ये भिन्न प्रणाली। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है। प्रश्न, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ए लेखन कौशल का डेवलपमेंट, बी संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, सी वाक्य संरचना की जानकारी, डी अभिनय की कुशलता। तो ये होगा हमारा सही यहाँ पे बी, यानी कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ए एकांकी, बी जीवनी, सी आत्मकथा, डी संस्मरण। तो हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि एकांकी। ठीक है फ्रेंड, अब आ रहा है हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नाटक गद्य और पद्य हमारी ब्लैंक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के ब्लैंक पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प होगा ए सांस्कृतिक साहित्य, बी सांस्कृतिक भौतिक, सी भाषिक सौंदर्यनात्मक, डी भाषिक ज्ञानात्मक। तो हमारा यहाँ पे डी आला सही हो गया, भाषिक संज्ञानात्मक नहीं फ्रेंड, सॉरी गलती बोल दिया, ज्ञानात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे नाटक गद्य और पद्य हमारी भाषिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के ज्ञानात्मक पहलू को समृद्ध करते हैं। ठीक है, ये होगा। अब ये हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, ये कौन सा होगा? नहीं कहा जा सकती, उपचारात्मक परीक्षण है, तो हमारा सही होगा बी, यानी कि ये उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, 9वां प्रश्न है हमारा है ये हमारा 9वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ए कहानी स्मरण करने में, बी कविता स्मरण करने में, सी नाटक, डी उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। हमारा सही होगा डी, यानी कि उच्चारण रिलेटेड दोषों के निवारण में। हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पे, ये हमारा 10वां प्रश्न है, किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों में लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं। बसते वाक्य ए सीधे व सरल हो, बी सार्थक तथा मजेदार हो, सी जोर से बोले गए हो, डी पहले से सुने हुए हो। तो हमारा सही होगा पी, यानी कि सार्थक तथा मजेदार हो, सार्थक तथा मजेदार हो। ठीक है फ्रेंड, तो 11वां प्रश्न हमारा आ गई है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज की क्लास में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? ए बच्चों का मनोरंजन करना, बी बच्चों की कल्पना शक्ति का डिप्लॉयमेंट, सी बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता का डिप्लॉयमेंट करना, डी बच्चों का डिसिप्लिन में रखना। तो सही होगा हमारा बी, यानी कि बच्चों की कल्पना शक्ति का डिप्लॉयमेंट करना नहीं होता, बोल लिया नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हमारा 11वां प्रश्न था। अब आगे अभी गाइस हम लोग आगे के प्रश्न भी देख लेते हैं फ्रेंड। एक सेकंड फ्रेंड्स, हम लोग का ये आई इसके बाद 12वां प्रश्न फ्रेंड, और क्वेश्चंस जो है वो उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सिर्फ आपको 9 क्वेश्चंस कम करा के 11 क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ। बट फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा बैच पे ऊपर, इसका बेनिफिट आपको KVS बैच पे देखने को मिलेगा कि से फ्रेंड आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं देखने को मिल जाएगा। बट गाइज 9 क्वेश्चंस अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है मुझसे बात कर किसी भी 9 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट्स का ले सकते हो, मैं ईमेल आईडी पे आपके भेज दूंगा। ठीक है, 9 क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के आप 9 क्वेश्चंस ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसा ही हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पे शेयर कर दें, सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना। शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।